नमस्कार। पत्रकार डायरी शो में आप सभी का स्वागत है। ये पत्रकार डायरी का दूसरा पुष्प है और जिसमें हमने बुलाया है मुंबई से एक राजनीतिक पत्रकार मनीषा रेगे। मनीषा रेगे जी करीबन 25 साल से मुंबई में राजनीतिक पत्रकारिता कर रही है। उन्होंने अपनी शुरुआत और अभी तक का कार्य ये न्यूज़ एजेंसी में ही किया है। यूएनआई में उन्होंने अपनी कारकिर्द शुरू की और हाल ही में वो पीटीआई नाम की वृत्त संस्था में न्यूज़ एजेंसी में काम कर रहे हैं। मनीषा जी, आपका पत्रकार डायरी में स्वागत है। धन्यवाद। मनीषा जी, काफ़ी समय से आप पत्रकारिता कर रही हो और ख़ास करके राजनीतिक पत्रकारिता आपका रोज का काम है। आपके पास काफ़ी कुछ बातें बोलने लायक होगी, काफ़ी स्मरणीय ऐसे प्रसंग आपके पास होंगे, जरा हमें बताइए उसके बारे में। इसमें ऐसे मेमोरेबल इंसिडेंट्स बहुत बहुत आए हैं। मतलब एक नई सरकार बनना या एक यहाँ की जो स्टेट कांग्रेस की स्प्लिट होना, जब 99 में शरद पवार और पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ पार्टी छोड़ दिया था। तब यहाँ महाराष्ट्र कांग्रेस में एक वर्टिकल स्प्लिट हुई थी। वो एक मेमोरेबल इंसिडेंट है, वो कवर करना। और इवन जब अभी तो राज्यसभा इलेक्शंस पूरे ओपन वोटिंग है, लेकिन पहले वो जब राम प्रधान जब यहाँ कांग्रेस स्प्लिट नहीं हुई थी तब और शरद पवार महाराष्ट्र कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे, तब यहाँ राम प्रधान जब कांग्रेस को एमएलए कोटा में फर्स्ट प्रेफरेंस में जीतने के लिए पूरे नंबर्स थे कांग्रेस के पास, और राम प्रधान और नजमा हेपतुल्ला जो तब राज्यसभा की डेप्यूटी चेयरपर्सन हुआ करती थी, दोनों जीत सकते थे। लेकिन कांग्रेस में भारी क्रॉस वोटिंग होने के कारण राम प्रधान डिफीट हो गए और नजमा हेपतुल्ला एलिमिनेशन राउंड में जीत के आई। तब बीजेपी के प्रमोद महाजन और तब विजय दर्डा जी और सुरेश कलमाडी ये इंडिपेंडेंट थे। तो वो जो एक्सपीरियंस है फॉर अ न्यू कमर तब एक 99 में, ये बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था कि कैसे पार्टी लॉयल्टी वगैरह कुछ चीज रहती नहीं है जब पावर के सामने। मनीषा जी, आप ये राजनीतिक पत्रकारिता कर रही हो। आम आदमी जब राजनीतिक लोगों के बारे में सोचता है तो उनको यही लगता है कि ये राजनीतिक लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। तो आप जब ये पत्रकारिता कर रही है, आपका ये कैसा अनुभव रहा कि ये एक दूसरे के साथ दैनंदिन जो उनका राजनीतिक होता है उसके अलावा ये अपने रूप में रहते कैसे हैं? जरा थोड़ा उसके बारे में बताइए। पर्सनली इक्वेशंस उनके बहुत अच्छे रहते हैं। एक मैंने जो एक देखा है, विलासराव देशमुख और गोपीनाथ मुंडे दोनों पॉलिटिकल राइवल्स थे, या मतलब दो अलग अलग पार्टियों में से, लेकिन उनका जो पर्सनल इक्वेशन था वो इतना अच्छा था क्योंकि और वो इवन विधानसभा के जब डिबेट्स होते थे, गोपीनाथ मुंडे जी सरकार विलासराव की सरकार पे एकदम बहुत क्रिटिसाइज करते थे, और जब एज अ सीएम विलासराव रिप्लाई देते थे कुछ डिबेट्स को, तो वो मतलब ऐसा उनका बोलना रहता था कि आप ऐसे ही वहां बैठ के हमेशा के लिए ऑपोजिशन में बैठ के हमको गाइड करना, तो हम और अच्छा काम कर सके। और दोनों दोनों साइड बड़ा एकदम विधानसभा एकदम लाफ्टर क्लब होता था। हुआ होगा, लेकिन वैसे भी
मतलब ऐसे ओपनली नहीं दिखता, क्योंकि मैंने मतलब कि जो किरीट सोमैया है, जो हमेशा ऑपोजिशन पे मतलब जो नॉन बीजेपी ऑपोजिशन पे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उनका ये पृथ्वीराज चव्हाण के साथ बड़ा अच्छा पर्सनल वार्म रिलेशनशिप है। और बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार में भी था, लेकिन वो मैंने विटनेस नहीं किया क्योंकि वो पहले, बहुत पहले होता था। मतलब जब ये सुप्रिया सुळे जब पहली बार राज्यसभा, मतलब उनका पहला इलेक्शन लड़ी, तब शिवसेना ने कैंडिडेट नहीं दिया था उनके खिलाफ। और मुझे याद है सामना में एक स्टेटमेंट आया था बाला साहेब ठाकरे का कि सुप्रिया सुळे को वो एकदम जब से वो बच्ची थी तब से जानते हैं, तो शिवसेना नहीं खड़ा खड़ा करेगी कैंडिडेट उनके खिलाफ। 25 साल का मतलब जो एक सीरीज स्टोरीज करनी थी मुझे, तब ये जो स्टॉलवर्ट्स थे, मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, वो सब अ, थी तब लिविंग थी। तब उनको, उनसे सब बात करके क्या हुआ था, कैसे सब ऑपोजिशन हुतात्मा फ्लोरा फाउंटेन में इकट्ठा हुए थे ये इमरजेंसी को मतलब अपोज करने के लिए 26 जून सुबह 75 की सुबह। तो ये सब स्टोरी उनके कोट्स कंपाइल करके बाला साहब ठाकरे को मातोश्री में उनका नंबर लगाया। और तब वो इतना इजी होता था इनफैक्ट कि जब व्हाट्सएप या स्मार्टफोन नहीं थे, जब जस्ट उनको फ़ोन किया उनके आदमी को उधर, मतलब जो फ़ोन लेता है, तो उन्होंने बस मैसेज रखा कि वील गेट बैक टू यू। तो एक कुछ आधे घंटे में फ़ोन आया कि साहब मिलेंगे कल सुबह 10 बजे आना। और ये नहीं कि मैं हार्डली एक 3-4 साल मुझे हुए थे, आई वाज़ अ जूनियर रिपोर्टर। तो जब मैं सुबह पहुंची मातोश्री के बाहर, वो सिक्योरिटी ने अंदर फोन लगाया। और तब मोबाइल फोन नए नए आए थे। तब जिसने मुझे बोला, उन्होंने फोन किया कि आप हो क्या, आई हो क्या बाहर, तो अंदर आओ। एंड अंदर गए उनके वो एकदम रिलैक्स, ठाकरे साहब बैठे थे रिलैक्स, अच्छी तरह से बात किया, हर क्वेश्चन का आंसर किया। कि जब मैंने बस इंट्रोड्यूस किया, सर मैं सो एंड सो यूएनआई से हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे मालूम है, और क्योंकि तुम मेरे जब इंटरेक्शंस में आती हो। तो और उन्होंने एक उनका टेप रिकॉर्डर ऑन किया, और उनके जो ग्रैंडसन है अभी के मंत्री आदित्य ठाकरे के भाई, छोटे भाई तेजस, तब वो बहुत ही छोटे थे, अभी वो 6 फुटर एकदम टॉल हो गए, बड़े हो गए, छोटे थे। और उन्होंने उनको अपनी गोद में बिठाया और बोला कि ये कौन है जानते हो, इनको पत्रकार कहते हैं, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए उनपे, इसीलिए अपना आवाज मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक ठाकरे साहब का एक इंटरेस्टिंग ये था कि जो भी उन्होंने कभी भी अपना कुछ भी बयान, कितना भी कंट्रोवर्शियल हो, कभी विड्रॉ नहीं किया, कभी ऐसे नहीं बोला कि मैं मुझे ऐसा कहना था, और मैं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पत्रकार ने गलती से छापा वगैरह, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है। उनका हमेशा कहना था कि मेरे शब्द एक बाण की तरह है, एक बार वो मयान से छूट गए तो वो कभी वापस नहीं आते। जैसे आपने अभी अभी बाला साहेब ठाकरे का जो एक्सपीरियंस बताया, आपका जो अनुभव था वो बताया, ऐसे कई दिग्गज राजनीतिक जो नेतागण है उनसे आप मिले होंगे, तो उसी के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। मैं ऐसा मानती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम बाला साहेब, विलासराव देशमुख को न्यूज एजेंसीज का वैल्यू वो हमेशा मतलब उनको एकदम प्रॉपरली वो मानते थे, वो वैल्यू थे, न्यूज एजेंसीज का वैल्यू करते थे।
और मेरे 25 साल के इसमें करियर में शायद सबसे ज्यादा एज अ चीफ मिनिस्टर उनको देखा देखा है। तो कुछ भी अगर इवन मतलब बिफोर व्हाट्सएप उनको जस्ट एसएमएस करो कि सर मुझे इस पे कमेंट चाहिए, ये कंफर्म करना है, तो वो हमेशा मतलब बोलते थे कॉल, रिप्लाई देते थे जब भी कॉल या यस नो ऐसे कुछ वो रिप्लाई ये देते थे हमेशा। और उनका एक बड़ा मतलब कभी भी उनसे मिलो कि रुक के हंस के पूछते थे हेलो ऑल वेल, उसमें कभी मतलब झूठापन फेकनेस नहीं था उनके कॉन्वर्सेशन में। मनीषा जी, आप शुरू से अभी तक न्यूज एजेंसी जर्नलिज्म का काम कर रही है। न्यूज एजेंसी जर्नलिज्म में आपने काफ़ी समय तक 25 साल काम करना, ये बहुत ही बड़ी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आपको भी कोई ऐसे इंसिडेंट आपके मन में होंगे कि मैंने ये स्टोरी ऐसी की थी, वो की थी, और उसका बहुत आपको आनंददायी अनुभव रहा है। जरा उसके बारे में भी थोड़ा बताइए सबको। हाँ, उसमें जब 97 में अपना इंडिपेंडेंस के 50 साल गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन करना था, तो मैं यूएनआई में थी, हमारे बॉस सुहास अगाशे, उन्होंने एक सबको एक हमारी जो मुंबई की टीम है उनको ये किया था कि अलग-अलग एस्पेक्ट्स पे स्टोरीज करना। शुरुआत से बहुत अच्छा प्लानिंग किया था, तो तब आई थिंक उषा मेहता जो एक फ्रीडम फाइटर था वो जिंदा थी। और उन्होंने एक अंडरग्राउंड रेडियो 42 से शुरुआत किया था, जो अंडरग्राउंड रेडियो जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको हेल्प करने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के लिए। तो वो एक स्टोरी थी, वो बहुत ही अच्छी पब्लिश हुई थी अलग-अलग न्यूज़पेपर्स में। तो मणि भवन जैसे इंस्टीट्यूशन से बहुत ही हेल्प मिला था, बैकग्राउंड रेफरेंस मटेरियल वगैरह। दूसरा स्टोरी था कि एक मेरा स्टोरी था नॉस्टैल्जिया कि मुंबई ने 15 अगस्त 1947 कैसे सेलिब्रेट किया। तो वो दिन के 15 अगस्त के न्यूज़पेपर्स मुझे देखने थे। तो आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्काइव्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तब नहीं मिला था एक्सेस। फ्री प्रेस का भी बहुत ही सुपर्ब है। तब वहां मैंने जाके वहां का फ्री प्रेस और एक यहाँ एल्फिस्टन कॉलेज में एक है, तब वहाँ डेक्कन बॉम्बे क्रॉनिकल या ऐसे कुछ एक पेपर है, वो मैंने देखा था। लेकिन फ्री प्रेस में मुझे सब इंफॉर्मेशन मिला था वो दिन 15 अगस्त 1947 का इशू, जिसमें एक इंसिडेंट था, एक छोटी सी स्टोरी थी कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे ने बीजी खेर ने एक ट्री ऑफ लिबर्टी नाम का सैपलिंग प्लांट किया था, वो पुराने सेक्रेटेरिएट जो अभी सेशंस कोर्ट है। तो उसमें मैंने उसमें एक स्टोरी दी थी, तो हमारे बॉस ने आगाशे सर ने बहुत ही ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया कि 50 साल की ट्रीज वहां ढूंढो कौन सी है। तो दो तीन थी, तो हमने एक सिलेक्ट किया कि हाँ ये ट्री था। तो आगाशे सर ने तब के चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी को बोला तो कि ऐसा है करके। तो जब 15 अगस्त को चीफ मिनिस्टर मंत्रालय में फ्लैग होस्टिंग करते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं। तो हाई कोर्ट आने से पहले उन्होंने वहां गए वो सेशंस कोर्ट में, और वो जो झाड़ था बड़ा अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था, और वहां उन्होंने फ्लोरल ट्रिब्यूट्स देके और फोटो ऑप बड़ा बड़ा अच्छा किया था। वो और एक मेमोरेबल चीज। मनीषा जी,
मुंबई जैसा राजनीतिक एक आर्थिक शहर है, वैसे ही वो बॉलीवुड के लिए जाना जाता है। और शुरुआत के दौर में आपने काफ़ी लंबे समय तक एंटरटेनमेंट में भी पत्रकारिता करी है। तो आप जरा ये एंटरटेनमेंट की आपकी पत्रकारिता और आपके कोई किस्से, आपके अनुभव जरा बताइए हमें। अ, अ, जब मतलब मतलब 90s में लता जी दीदी बहुत मतलब बहुत कम काम करती थी, लेकिन ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस हुए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती थी उनके पिताजी के नाम के जो अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए हैं वो अनाउंस करने के लिए। तो एक बार ऐसे हुआ कि मतलब तब अभी के जैसे सेल्फी क्रेज नहीं थी कि जिनको भी आप इंटरव्यू करने जाओ जल ले लिया उनके साथ फोटो वगैरह। तो तब वो क्रेज नहीं आया था तब। तब मैंने उनको एक पूछा कि दीदी आप अभी गाती नहीं है, काम कम कर दिया है, क्या हुआ आपका, आपको आपकी आवाज वापस कब सुनेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि मेरी छोड़ो, आशा अलका याग्निक जैसी सिंगर को अभी काम नहीं है, वो देखो पहले। तो मैं ऑफिस जाने के बाद किसी को मैंने बोला कि दीदी ने ऐसे कहा। तो उनका कहना था कि अरे वाह, मतलब दीदी ने अलका याग्निक का इस तरह से रेफरेंस मतलब नाम लिया, मतलब अलका याग्निक का लेवल कितना बड़ा बढ़ गया है। और और एक है कि तब नौशाद जो अभी नहीं है, नौशाद जब मिली थी, एक कोई इवेंट हुआ था कि तब के वो एक इकलौते लिविंग पर्सन थे जो केएल सहगल से मिले हैं, काम किया है। तो कोई एक फिल्म इवेंट था, तो उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई थी सहगल के बारे में। वो काली पांच मतलब वो हमेशा बहुत पीते थे सहगल। तो वो काली पांच अभी मुझे याद नहीं है सॉरी, क्योंकि वो पिए बिना वो गाना नहीं गा सकते थे, तो उसको वो काली पांच ऐसे कुछ बोलते थे। और नौशाद जी ने अपने बारे में इतना इंटरेस्टिंग इवेंट्स इंसिडेंट्स बताए थे कि वो लखनऊ से भाग के आए थे मुंबई में। और जब वो और घर में बताया था कि वो टेलर का काम करते हैं। लेकिन जब उन्होंने वो शादी कर रहे थे, अपने घर गए वापस, तो जो शहनाई वगैरह जो शादियों में बजती है, तो उन्होंने जो वो म्यूजिशियंस गाना बजा रहे थे, उन्हीं की फिल्म का उन्होंने ही कंपोज किया हुआ गाना। हम बॉलीवुड की बात कर रहे थे, तो ये बॉलीवुड के जो बादशाह है, शहंशाह है, अमिताभ जी से भी आपकी मुलाकात कहीं तो भी हुई है। तो कैसा रहा वो अनुभव आपका? जरा कैन यू गो बैक टू द हिस्ट्री एंड कैन टेल अस? लंबी इससे मुझे याद है जब अमिताभ बच्चन ने वो एबीसीएल शुरू किया था, तो और वो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट 96 में उन्होंने होस्ट किया था, होस्ट या ऑर्गेनाइज किया था। तब अमिताभ बच्चन से मैं तब मेरा पहली मुलाकात हुई थी कि, और जब मैंने उनको देखा, मतलब उनकी पर्सनालिटी ऐसे कि कोई भी ऑ में होगा उन सामने उनको बैठा बैठा देख के। लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ और जेंटलमैन थे कि जब आप एंटर करते हो उनकी रूम, तो वो खड़े रहते हैं, जब तक आप बैठते नहीं वो बैठते नहीं। और आपका मतलब बातचीत खत्म हो जाने के बाद वो खुद रूम के दरवाजे के पास जाके दरवाजा खोलते हैं, और उनके जो भी अटेंडेंट है उनको बोलते हैं कि उनको एकदम वो जलसा की गेट के पास एंड तक छोड़ के आना। और बहुत साल बाद जब उन्होंने वो पा फिल्म की थी, तब भी उनका उनसे मुलाकात करने का मौका मौका मिला था।
तब भी वो सेम डिमीनर, सेम, कोई बदलाव ये नहीं था। अमिताभ बच्चन का एक सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट था कि जब उनकी 60th बर्थडे जो यहाँ JW मैरियट होटल में सेलिब्रेट हुआ था, तब उन्होंने अपना बर्थडे केक खुद मतलब खुद जब काटा तो खुद सबको सर्व किया था। तो मैं और बाकी के जो थोड़े बहुत रिपोर्टर्स थे, उन्होंने मतलब इतने लकी फील कर रहे थे कि बच्चन खुद आपका बर्थडे केक आपको खुद प्लेट में लाके दे रहे। लेकिन जब अभी के मैं रिपोर्टर्स के बारे में ऐसा ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इतने वो फिल्म जर्नलिस्ट इतने बढ़ गए, ज्यादा हो गए कि अभी सब उनको बाहर, अभी वो रेड कारपेट नाम का नया चीज आया है, जहाँ फोटोग्राफर्स, टीवी और रिपोर्टर्स को बाहर ही रास्ते पे ही खड़ा करते हैं और आते जाते लोगों का इंटरव्यू उनको करने पे मजबूर होते हैं। एक ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट वो बाकी कुछ नहीं तो वो जो मतलब कहीं मंत्रालय में या और कहीं जहां आप जा नहीं सकते, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन जा नहीं सकते, तो वो जो एक्सेस मिलता है वही इम्पोर्टेंट होता है कि इट इज बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन। और आप जितना अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहो, हमेशा वही इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, ये लोगों को नहीं, जी। क्योंकि वो अर्ली 90s या लेट 80s में आए। जी। इनिशियली मतलब जो नए आए जिनको मैं इंटरव्यू किया, वो रितेश देशमुख, उनकी फर्स्ट फिल्म के टाइम, वो और जेनेलिया डिसोजा और अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण, इनसे जब वो बहुत ही नई थे तब उनका इंटरव्यू किया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपने जो महानायक अमिताभ जी का बारे में जो अभी बताया। लेकिन उनके अलावा भी आप कुछ सेलिब्रिटी से मिले होंगे, और किससे आप फिर प्रभावित रहे, कैसा रहा आपका अनुभव, जरा बताइए थोड़ा। मुझे वो धर्मेंद्र और उनकी फैमिली बहुत जेन्युइन लगे। उनका जो फिल्म आई थी कुछ साल पहले, वो यमला पगला दीवाना, तो उनके घर में जाने का मौका मिला था। तो उनका एक घर वो पूरा पंजाब की तरह ऐसे था। मतलब वहाँ ये बॉबी देओल ऐसे आते जाते फिरते, मतलब किसी भी कोई भी ऑर्डिनरी अपने आम इंसान अपने घर में घूमता है उस टाइप से। और मतलब ऐसा वो लोगों को देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो कोई सेलिब्रिटीज हो। और मतलब जब और तभी धर्मेंद्र जी का 75th बर्थडे 2 दिन के बाद आने वाला था, तो उन्होंने एक 5-10 मिनट बहुत ही अच्छी तरह से मेरे 2-3 सवाल का जवाब दिया था, और बड़े बड़े ही अच्छे डाउन टू अर्थ इंसान थे। मनीषा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी रोमांचक और काफ़ी आनंददायी अनुभव का वर्णन किया। मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारे श्रवी श्रोता ने इसका काफ़ी आनंद उठाया होगा। मित्रों, देखते रहिए पत्रकार डायरी और इंतज़ार कीजिए अगले पत्रकार डायरी में और एक हस्ती के साथ।